गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1D। तो जब भी वन डायमेंशन के अलोंग देखेंगे, वन डायमेंशन के अलोंग देखेंगे तो वो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा कि 1D में लेंथ के अलोंग कभी भी पार्टिकल्स को अरेंज किया जाता है तो अलोंग एनी लेंथ, किसी भी डायरेक्शन में वो हो सकता है, अलोंग द लेंथ इन एनी डायरेक्शन। तो ये एक डायरेक्शन हुआ, कोई बोलेगा ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर देखा गया था तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले केस में दो तरीके से वन डायमेंशनल में अरेंज किया जा सकता है। एक एक दूसरे से अटैच्ड होगा, दूसरा वे एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर पे हो सकता है। तो फर्स्ट वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पैकिंग फ्रैक्शन 100%, किसी भी लेंथ को देखेंगे तो वहां पे हर जगह पे पार्टिकल उस लेंथ में दिखाई देंगे, इस वजह से पैकिंग फ्रैक्शन 100% आया था। एक सेकंड वे था माय डियर स्टूडेंट जिसमें कोई पार्टिकुलर लेंथ देख रहे थे, ठीक है, तो उसमें पैकिंग फ्रैक्शन 100 से कम आएगा। ये अलग अलग केस में अलग अलग वेरिएशन होगा, ठीक है। अब अगर बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में माय डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होते हैं, कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होते हैं। और ये जो एजेस के अलोंग देखिए, कोई पार्टिकुलर एजेस में देखिए तो ये लोग दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो ये वाला हमारा फर्स्ट वे के जैसा था, फर्स्ट वे के जैसा था। और ये वाला अगर हम फेस डायगोनल के अलोंग देखें तो ये एक दूसरे से टच पे नहीं रहता है। तो ये वाला हम बोल सकते हैं कि सेकंड वे को फॉलो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से बॉडी डायगोनल के अलोंग देखेंगे तो वो भी सेकंड वे को फॉलो करेगा। और सिंस यहाँ पे एज का लेंथ अगर a है तो ये दो एटम्स है, अगर उन लोगों का रेडियस r है तो ये 2r के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन देखे थे, किसी एज के अलोंग, किसी फेस डायगोनल के अलोंग, किसी बॉडी डायगोनल के अलोंग देखे तो बहुत आसानी से लेंथ बाई लेंथ कर रहे थे। हाँ, जो लेंथ कवर्ड बाई एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ का बात कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग निकाले थे माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद का अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी लैक्टिस में देखे थे अलोंग एनी एज, तो यहाँ पे पूरा लेंथ कवर्ड नहीं हो रहा था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन किए थे। आई होप वो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 2D फिर देखे थे, 1D जब कंप्लीट हो गया था तो फिर हम लोग 2D देखे थे। तो सिर्फ 2 डायमेंशनल में अब लेंथ नहीं बल्कि यहाँ पे क्या बात करने लगे थे, एरिया कवर्ड का बात करने लगे थे। तो उस केस में हमारा जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा, मेरे भाई ये अगर फर्स्ट लेयर ऐसे रखे तो सेकेंड लेयर भी उसी के जैसा रख सकते हैं, थर्ड लेयर भी उसी की तरह। तो ए ए ए बना। सिमिलरली मेरे भाई एक जो गड्ढा बना था, जो वॉइड क्रिएट टाइप का हुआ था, उसके ऊपर रखेंगे तो ये सेकेंड वे हुआ। फिर जो उसपे जो गड्ढा बना उसमें रखेंगे तो ये फर्स्ट वाले से मैच कर जाएगा। तो ये ए बी टाइप लेयर बन रहा था। तुम्हारे माइंड में आएगा सर और भी टाइप के तो हो सकते, ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, इस टाइप का भी तो लेयरिंग पैटर्न बन सकता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो इन्फिनाइट लेयरिंग पैटर्न बन सकता है, ए बी बी, फिर ए बी बी, बहुत अलग अलग पॉसिबल वे में हम कर सकते हैं मेरे भाई। लेकिन सिंस हमारे जो सॉलिड्स दिखाई देते हैं उसमें या तो ये वाला फॉलो होता है या तो ये वाला फॉलो होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे दो केसेस पढ़े थे। अब किसी एक पार्टिकल को हम लोग कंसीडर किए थे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे। और उसको हम लोग कौन कौन से एटम से सराउंडेड थे उसको बस हम लोग घेरे थे। तो इस केस में स्क्वायर शेप आ गया था, इस केस में हमारा कैसा आ गया था, हेक्सागोनल शेप आ गया था, इसीलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर यहाँ पर हम लोग एससीपी का एचसीपी का पैकिंग फ्रैक्शन निकाले थे, ठीक है। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं मेरे भाई। तो अब हमारा जो डिस्कशन है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D, पार्टिकल्स इन
3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D 3D में कैसे पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, 3 डायमेंशन में पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में अब तो समझ में आ गया होगा मेरे में, एक लेयर ये पूरा एक लंबा अंदर तक होगा मेरे में, ये लेयर पूरा अंदर तक होगा, हम लोग दिखला जैसे इसके ऊपर बहुत सारा होगा, फिर इसके बाजू में एक दूसरा लेयर तैयार होगा। आप बुक खोल ले, एनसीईआरटी बुक खोले तो उसमें दिखाई इस टाइप से लेयरिंग का बात कर, इस तरीके से बहुत बड़ा सा 3D पैटर्न बनेगा, एक लंबा लेयर, फिर उसके मतलब बोल सकते हैं 2D लेयर्स बहुत सारा जोड़ दे रहे हैं, बहुत सारा 2D लेयर्स को अगर ऐड कर देंगे तो जो हमें मिलेगा अरेंजमेंट उसे 3D कहेंगे, है ना, उसे 3D कहेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इस पे हम लोग देखेंगे कि जो बीसीसी लैटिस है, जो एफसीसी लैटिस है, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें किस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज्ड है, उसमें लेयर का नेम कैसे लिखेंगे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जब भी आए तो सबसे पहले तो हम लोग का एम रहेगा हमेशा कि उसका किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, उसका हमेशा स्ट्रक्चर माइंड में तो बना हुआ होना ही चाहिए, और जब भी सवाल कर रहे हो तो कोशिश करो कि डायग्राम भी बना ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट में ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो हमारे सामने में ये क्यूब रखा गया है, और एज यूजुअल हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हर कॉर्नर पे एक एक एटम्स होता है, और ये हर एटम्स बाजू वाले कॉर्नर वालों को टच कर रहा होता है, तो ये इस तरीके से अरेंज होगा। तो मेरे भाई ये जो क्यूब है, अगर ये नीचे वाले को एक लेयर माने, फिर ऊपर वाले को 3 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये ए लेयर अगर बोले, ये जो नीचे वाला लेयर है क्यूब का, अगर इस लेयर का नाम अगर हम ए लेयर दिए तो बताओ तो ऊपर वाला जो फेस है इस लेयर का नाम क्या देंगे, 3D में सोचना, यानी कि एक लेयर पूरा तो नाम दिए ए, तो सेकेंड वाला लेयर का भी नाम क्या दिया जाएगा, ए नाम देंगे मेरे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें इसका मतलब ये कैसा लेयरिंग टाइप पैटर्न है, ए टाइप लेयरिंग पैटर्न है, ठीक है, ए टाइप इस तरीके से चलता रहेगा, एक ही क्यूब बनाए और क्यूब बनाएंगे तो ए रिपीट करेगा, तो ए टाइप क्लोज पैकिंग है ये, 3D में क्लोज पैकिंग है, ये हमें समझ में आ गया मेरे भाई। अगर हम पूछे कि बताओ दो लेयर्स के बीच में सेपरेशन कितना है, अगला बात अगर हम पूछे कि सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर्स कितना है, तो हमेशा सेंटर से डिस्टेंस देखते, एक एटम का सेंटर से दूसरा एटम, तो ए डिस्टेंस आएगा, अगर इसका एज लेंथ ए है मेरे भाई, तो सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर्स, बिटवीन 2 लेयर्स, या इसी को और दूसरे तरीका से क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर, डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन और डिस्टेंस 2 लेयर्स के बीच में, और चाहेंगे तो और इसको अगर हम अच्छा से क्लैरिफाई करें तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स, तो ये मिनिमम होगा, तो मान लो कि 2 लेयर्स ले लेंगे तो 2a भी तो हो सकता है, तो एडजेसेंट लेयर्स के बीच का बात कर रहे हैं, नियरेस्ट लेयर्स के बीच का डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बस इतना ही बात करना है अपने को, इससे ज्यादा नहीं। बाकी हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कशन कर चुके, याद है किसी को पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता था, 0.52 या फिर 52% आता था, तो आज भी वही आएगा 3 डायमेंशनल में 52%, इवन ये सारा निकाले भी थे हम लोग, ये सारा वैल्यूज को हम लोग निकाले भी थे, देखे भी थे, तो ये था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का लेयरिंग पैटर्न माय डियर स्टूडेंट। अब हमारा जो है बीसीसी के देखेंगे, इन केस ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल में, तो इसमें भी हम लोग क्यूब बना लेंगे, जल्दी जल्दी बनाओ मेरे भाई, अब फास्ट फास्ट काम करेंगे क्योंकि चीजें आपको समझ में आने लग गई होगी। तो मेरे भाई अगर इसमें तुम लेयरिंग पैटर्न बोलोगे तो कैसे देखेंगे हम लोग, तो इसमें भी क्या होता है, हर एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, हर कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और एक बीच पे बॉडी सेंटर में होता है, ये चारों को ऊपर रखा रहता है,
ये चारों जो नीचे वाला है उसके ऊपर में रखाएगा और फिर ये नीचे वाले के जैसा ऊपर वाला दिखाई देगा। तो बताओ तो इसमें किस टाइप का लेयरिंग पैटर्न है, ए टाइप है या ए बी टाइप है या ए बी सी टाइप है, किस टाइप का लेयरिंग पैटर्न दिख रहा है? ए बी। यस, ये ए होगा। फिर ये बीच वाला जो है ना मेरे भाई बी, उसके बीच में उसके ऊपर जो गड्ढा बना, जो वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ उसमें रखा गया, ये बी टाइप होगा। फिर ऊपर वाला वापिस से ए टाइप है, नीचे वाले से जस्ट मैच करेगा वो लेयरिंग पैटर्न। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ये ए बी टाइप क्लोज पैकिंग है, टाइप क्लोज पैकिंग है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब अगर हम बात बोले तो मैं सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स कोई बताएगा क्या? दो लेयर्स के बीच पे कितना सेपरेशन होगा, कोई बता सकता है? यस, a/2 होगा। तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरे भाई कितना होगा? a/2। तभी तो ऊपर से भी देखोगे तो a/2, क्योंकि एज लेंथ a है तो a/2 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इसका याद होगा आपको पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता था मेरे भाई बीसीसी का? तो 68% आता था अप्रोक्सीमेटली। तो 0.68 या परसेंटेज में लिखोगे तो 68%। तो ये सारा हम लोग डिस्कशन किए थे, आपको जान के अच्छा लग रहा होगा, खुशियां मिल रहा होगा। अच्छा, ये सब में एक बात और भी करना चाहते हैं कि रिलेशन था ना मेरे भाई, एक रिलेशन भी था ए और आर में। तो यहाँ पे a इक्वल टू 2r होता था और यहाँ पे एक रिलेशन फिर से यहाँ पे भी लिखेंगे। यहाँ पे कितना होता था? बॉडी डायगोनल के अलोंग देखते थे तो √3a इक्वल टू 4r। तो यहाँ पे ये वाला अगर पुट कर दे या ये वाला पुट करने माय डियर स्टूडेंट तो 4r बाई √3 आ जाएगा। तो इक्वल टू 2 से कट जाएगा तो 2r बाई √3 भी लिख सकते हो। तो ये सब तो आप लोग क्लियर होगा कैसे लिखा जाता है, बहुत आसान चीज है, इससे यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। तो बीसीसी यूनिट सेल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें तुमको दिखलाना है एफसीसी यूनिट सेल का। अब हमें तुमको दिखलाना है एफसीसी यूनिट सेल। तो इसका लेयरिंग पैटर्न एक बार पहले ऑन पेपर बनाइए, फिर आपको हम 3D में दिखलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पेज को हम हटा रहे हैं मेरे। तो अब थर्ड टाइप में देखेंगे किस टाइप का लेयरिंग पैटर्न है। तो इसको देखने के लिए आपको अच्छा से आपकी निगाहें सही होनी चाहिए मेरे। ठीक है, इन केस ऑफ एफसीसी मेरे भाई, एफसीसी का ही एक और नाम और भी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, एफसीसी का ही एक दूसरा नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन केस ऑफ एफसीसी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। तो बहुत बार लिखा रहता है क्यूबिक यूनिट सेल, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। तो ये क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब एफसीसी ही पढ़िएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई मेरे भाई। अब इसमें हम लोग देखते हैं कैसे देखना है, इसमें आपका नजरिया किस तरीके से होगा देखने का कि एफसीसी में कैसे देखे। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से मेरे जैसा बनाइएगा, अलग अलग कलर का पेन यूज करेंगे। ठीक है, ताकि आप फील कर पाए किस तरीके से हम देख रहे हैं और कौन एटम को कैसे देख रहे हैं। अपना मन से भी एटम भी मत बनाइएगा। हाँ, आपको पता है, हम मानते हैं कि आपको पता है कहाँ कहाँ एटम्स होते हैं, लेकिन मेरी बातों को आप ध्यान से सुने कि कैसे आपको लेयरिंग पैटर्न दिखलाने की जरूरत है मेरे भाई। मेरे भाई, अगर हम इस कॉर्नर को चूज किए, देखो अभी किधर वाला चूज किए वही आप भी बनाएंगे मेरे भाई। इससे जो अटैच्ड फेसेस है उसके एटम्स को चूज करो, उसके एटम्स को चूज करो। उससे जो अटैच्ड फेसेस है, जिस कॉर्नर को चूज किए उससे जो अटैच्ड फेसेस है, तो वो ऊपर भी, ऊपर वाले को छोड़ करके, ऊपर वाले को छोड़ करके 3 फेसेस अटैच्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर वाले को छोड़ करके इसको मिला दो मेरे। तुम्हें एक लेयर, अभी ज्यादा नहीं गंदा करेंगे मेरे में, आराम आराम से बनाएंगे और ढंग से बनाना ताकि मिल जाए सेंटर पे आकर। मेरा थोड़ा सा लाइन चढ़ा हो गया है लेकिन चलेगा मेरे में। तो ये अभी एक हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो अभी कितना बनाएगा मेरे भाई। इसको चूज किए, अब ठीक इसी के ऑपोजिट वाला बॉडी डायगोनल को चूज करो।
ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट कलर का पेन यूज कर रहे हैं। हम ब्लैक कलर का यूज करेंगे, आप ब्लैक वाले से देखने की कोशिश करेंगे। ये ब्लैक वाला है मेरे भाई। इससे जो अटैच्ड फेसेस है, नीचे वाला को छोड़ करके 3 फेसेस इससे भी अटैच्ड है, नीचे वाले को छोड़ करके जो जो फेसेस अटैच्ड है मेरे भाई इससे, उसको ऐसे ब्लैक कलर से दिखा है। वैसे तो हर कॉर्नर पे एटम्स होंगे और फेस सेंटर्ड है तो उसके फेस सेंटर्ड में भी होंगे। तो अभी ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो गंदा लगने लग जाएगा मेरे। एक एक करके बनाएंगे, तुम्हें दिखाई देगा एकदम। अगर 3D में विजुअलाइज करो तो एक ऐसे है तो दूसरा वाला इसके ठीक ऑपोजिट में तुम्हें दिखाई देगा। लेयर, एक लेयर ऐसे तो दूसरा वाला उल्टे साइड से है मेरे भाई। मतलब अगर एक लेयर ऐसे बना है तो दूसरा वाला लेयर अगर हम ब्लू से दिखलाए तो ऐसे बन रहा है, ऐसे बना है। तो ये लेयर अलग पैटर्न पे है, ये लेयर अलग पैटर्न पे। आप एनसीईआरटी बुक को भी खोले, क्यूबिक क्लोज पैकिंग करके आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बातें हो रही है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे भाई। ये फेस था तो इसमें भी तो एक एटम होगा, उसको हम छोटा सा दिखला रहे हैं। ये फेस था, अंदर में एक एटम होगा। ये भी फेस था, इसमें भी एटम होगा। ये रेड से दिखलाया और मैं थोड़ा छोटा दिखला रहे, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि छोटा एटम आएगा वहां पे, नहीं मेरे भाई। ये भी एक फेस था, इसमें भी एक एटम होगा। ये सामने वाला फेस है, उसमें भी एक एटम होगा मेरे भाई। ये ऊपर वाला फेस है, उसमें भी एटम होगा। बाकी जो फेसेस तुमको पता चले चाहे ना पता चले, लेकिन है एटम्स। ठीक है, वैसे हम सारा फेसेस में आपको दिखला दिए हैं एटम्स। फेस सेंटर्ड जो एटम होते हैं वो दिखलाया गया है। अब तुम्हें दिखलाई देगा सर 2 कॉर्नर्स बच गया है। ठीक है, वो 2 कॉर्नर्स में जो एटम्स है उसको हम ब्लू कलर से दिखला रहे हैं। इस दोनों कॉर्नर को ठीक ऑपोजिट डायगोनल्स में दिखाई देंगे। तो ये मेरे भाई, ये आपको ब्लू कलर में 3 डायमेंशन में देखो, एक ऐसे है, उसके ऊपर रेड वाला है, उसके ऊपर जो है आपका रेड वाला है। ठीक है, रेड वाला को अगर बनाना चाहे बाहर में तो ऐसे ही बनेगा मेरे भाई। ये रेड वाला है ऐसे। ठीक है, रेड वाला है कुछ ऐसे मेरे भाई, और थोड़ा सा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो अगर बन जाता तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों बीच वाले फेस सेंटर्ड वाले, जो रेड वाले बीच वाले फेस सेंटर्ड है उसको दिखलाया है। और ये नीचे में जो तीनों है मेरे भाई, उसको हम ऐसे दिखला रहे हैं। जो नीचे में तीनों है, ये वाला रेड वाला है, ये ऊपर वाला है, फिर इसमें जो बीच में 2 फेस सेंटर वाले हैं, और फिर ये वाला है मेरे भाई 3 तो ये तीनों दिखलाया गया है। और इसके में ब्लैक वाला कैसे अरेंज है मेरे भाई, इसके ऊपर रखा गया है। ऊपर में तुम्हें 3 दिखाई देगा, उसमें ऊपर में तुम्हें 3 दिखाई देगा, ये तीनों। फिर तुम्हें बीच वाले में 2 दिखलाई देंगे, 2 दिखलाई देंगे। फिर नीचे में एक कॉर्नर पे 1 दिखलाई देगा। तो मेरे भाई इसके ऊपर में जस्ट ये रखा गया है। ये रेड वाले के ऊपर में ब्लैक है, देखो सेम नहीं है मेरे भाई। ये इस डायरेक्शन से है, ये इस डायरेक्शन से, ये सेम हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए, और ये नीचे वाले तो ऐसे आंख को लगाओ मेरे भाई, नीचे से देखो तो एक लेयर दिखेगा, फिर रेड वाला दिखेगा, फिर ब्लैक वाला दिखेगा, फिर ब्लू वाला। यानी ब्लू से शुरू किए थे, फिर ब्लू में पहुंच गए हैं। इसका हम एक 3D स्ट्रक्चर दिखला रहे हैं। बहुत हद तक इसमें विजुअलाइज हो गया होगा, बट फिर भी हम आपको FCC लेयर का स्ट्रक्चर दिखलाना चाहते हैं, ताकि तुम ज्यादा अच्छा से फील करो, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें देख करके। ब्लू वाला दूसरे क्यूब के लिए फर्स्ट लेयर होगा ना, तो वो हाँ, वो अलग दूसरे लेयर क्यूब के लिए कैसे हो फर्स्ट गया? लेयर होगा, फिर से यही रिपीट करेंगे इस तरीके से। हाँ, तो वो अलग लेयर कैसे हो गया? वो तो रेड ही वाला लेयर हुआ ना फिर। नहीं नहीं, ये ब्लू हुआ ना, ये ऐसे हुआ, फिर उसके ऊपर रेड रखे। तुमको दिखलाते हैं, बहुतों को बहुत अच्छा से फील आ गया जैसा रिप्लाई कर रहे हैं चैट पे। बट फिर भी मेरे भाई आपको हम दिखला रहे हैं, स्क्रीन शेयर करते आपको दिखला देते कैसे लेयरिंग का बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर किए है आपके सामने में। ये वाला स्ट्रक्चर को देखो माय डियर स्टूडेंट, ये देखो पूरा दिखलाया गया है इस पे। ये वाले को देखो, नीचे वाले को देखो, कॉर्नर पे जो नीचे पे है, देखो ये पिंक वाला है नीचे में। फिर देखो ये जो हम लेयर बनाए हैं, एक जो ट्राइंगल वाला लेयर, फिर उसके ऊपर में ये ऑपोजिट डायरेक्शन से ट्राइंगल है, देखो ये अलग तरीके से इसमें अरेंज हुआ है। ये ए लेयर, फिर बी, फिर ये वाला सी, और फिर ए वाला है। इसको देखो ये और बड़े तरीके से ऊपर सर में यही दिखलाया कह गया। रहे हैं, ए और बी एक ही लग नहीं रहा है। हाँ, ये ए और ए सेम है। ए तो और ये बी, ए और बी। नहीं, ए देखो, जो बी लेयर है ना, बी का जो गड्ढा बना है ना बीच में,
उसके ऊपर रखा हुआ है। देखो बी बी ए के का ठीक ऊपर सी रखा हुआ है। बी के ऊपर तो सी क्लियरली दिख रहा होगा। हाँ, एकदम ऊपर रखा हुआ है कि उसके गड्ढे में रखा हुआ है, वॉइड पे। ये तुम देखो, इसमें ऐसा लगेगा तुम्हें कि वॉइड पे रखा हुआ है। वॉइड पे रखा हुआ। तुम एनसीईआरटी बुक में भी देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से कि वॉइड के टाइप पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ए लेयर हुआ, फिर ये बी। अच्छा, ये जो वॉइड भी क्रिएट होता है ना, दो टाइप का होता है। अच्छा, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। हाँ, इसी वजह से तुमको डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा है ये। तो वो अभी ठीक है। बताएंगे ना वॉइड्स कैसे हो रहा है। इसलिए दो तरह का वॉइड होता है, जिसमें से एक को फिल करते हैं तो उसके बाजू वाला खाली रह जाता है। आपको बुक में दिखलाया गया होगा, टी लिख करके और ओ लिख करके दिखलाया गया होगा। तो वहां पर आप देखेंगे तो किस तरीके से पैटर्न पे अरेंज्ड है मेरे भाई, तो वो आपको पता चलना चाहिए। तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे लेयर्स अरेंज है। तो इस पे अगर अच्छे से तुम फील करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स के लेयर है। एक बार एनसीईआरटी बुक में भी देखे, आपको एकदम लाइन से ऐसे करके ये लेयरिंग दिखाया गया होगा, नीचे से ऊपर तक करके। तो वो आपको ज्यादा अच्छा से फील आएगा किस तरीके से। तो ये वाला लेयर का नाम अगर ए देते हैं मेरे भाई, तो इसके बाद वाला बी लेयर हो गया, ये वाला सी लेयर हो गया, फिर ये वाला ए लेयर हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग। एबीसी एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग, टाइप क्लोज पैकिंग। बहुत लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी लिखता है, कुछ भी लिख सकते हैं मेरे भाई। आई होप ये चीजें समझ में आ गया, वो सबको पूरा फील आया है मेरे भाई। तो ये एबीसी एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग है। ठीक है, आई होप ये जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बात करना है मेरे में डिस्टेंस। कोई बताएगा दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, टू लेयर्स। तो अगर हम देखिए डायगोनल में, देखिए बॉडी डायगोनल अगर इसको बोले, ये अगर मेरा बॉडी डायगोनल है तो बॉडी डायगोनल में किस तरीके से लेयर अरेंज है। ये ब्लू से चले, फिर रेड वाला लेयर मिला, फिर ब्लैक वाला, फिर ब्लू वाला मिला। ये ब्लू वाला है, ब्लू वाले को हम ब्लू से दिखला रहे हैं। फिर आपको रेड वाला, यहाँ ब्लैक वाला है, यहाँ पे सी टाइप लेयर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बी टाइप जो रेड से लेयर है, इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस जो होता है बॉडी डायगोनल का, ये बॉडी डायगोनल का आपको डिस्टेंस मालूम होगा कि ये √3a होता है। ये मैथमेटिक्स है, आपको अच्छा से निकाले भी है, √3 है। तो ये डिस्टेंस हर लेयर तो सेम होगा, एटम्स का साइज तो सेम है। इसका मतलब ये कितना से डिवाइड देना पड़ेगा? ट्राइसेक्ट हो रहा है तो कितना से डिवाइड देना होगा? तो 3 से डिवाइड देना होगा। तो √3a/3, तो ये कितना आ जाएगा? a/√3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर a और r के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो √2a = 4r होगा। फेस डायगोनल को देख लेते हैं हम लोग, √2a = 4r हो जाएगा। तो यहां से a की जगह पे 2√2r लिखेंगे, 2√2r लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं 2 और √2 और नीचे में 3 है, r आ जाएगा। 2√2/3r आ जाएगा। तो यानी कि जो सेपरेशन है ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2√2/3r आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबका सही आया, वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, तो ये सब तो हम लोग याद करके रखे हुए थे मेरे भाई। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता था? 74% के अराउंड होता है। वैसे ये निकालने के लिए भी तुम्हें सिखा है, और एग्जाम में निकालना ही मेरे भाई, तुम्हें सारी चीजें अच्छे से सिखाई गई है कि कैसे निकालना है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन 3 डायमेंशनल में कितना आ जाएगा? 74% आ जाएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन 3D में हम लोग को एक टाइप का लेयरिंग पैटर्न और भी सिलेबस में है, बस यहाँ पे लेयरिंग पैटर्न के बारे में ही समझना है। वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। सारा क्यूबिक के बारे में ही स्टडी करना है, लेकिन लेयरिंग पैटर्न में एक आपको हेक्सागोनल वाला भी सॉलिड होता है, ट्रिगोनल, रोम्बोहेड्रल, मेरे भाई ऑर्थोरोम्बिक,
ये सब था, टेट्रागोनल, उसमें एक हेक्सागोनल भी था, उसका लेयरिंग पैटर्न को अपने को स्टडी करना है, तो उसके बारे में अब हमारा डिस्कशन होगा। आई होप ये चीजें अगर समझ में आ गई होगी तो वो वाला भी पार्ट बहुत आसान लगेगा मेरे में। अब अपने सामने में बिल्कुल एनसीईआरटी बुक को खोल कर रखेंगे, क्योंकि तभी ये चीजें समझ में आएगी। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल में, क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल में पढ़ाई हो रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सिंस हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरा हेक्सागन बन तो जाना चाहिए, इतना बड़ा में हम कोशिश करेंगे बनाने का मेरे भाई, यहाँ पे बनाइए किनारे पे, ताकि मेरे पास में थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल सके हमें। लेकिन हेक्सागन बनाने का भी बड़ा अच्छा मेथड, आप ध्यान से बनाएंगे तब अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपका खराब भी बन सकता है। ठीक है, आप देखेंगे हम कैसे बनाते हैं हेक्सागन। मेरे भाई अगर ऊपर वाला बड़ा किए है ये वाला लाइन को, तो इधर वाला छोटा कर देना, ताकि वो नीचे वाले से मैच करा पाए। इस टाइप से हेक्सागन बनाए, और एक नीचे में और हेक्सागन बनाओ। ठीक है, तो ऊपर वाले को बाहर वाले से मिलाएंगे, और अंदर वाले को पहले वाले से, जो पहले वाला बनेगा मेरे में थोड़ा सा नीचे करके बना देते हैं, या फिर से आप बड़ा ही बनाइएगा इसको, और नीचे वाले को, बाद वाले को थोड़ा छोटा बनाइएगा, तभी आप अच्छा से दिखला पाएंगे उसमें। तो मेरे भाई ये 2 हेक्सागन बना दिए, पहले ये मिलाना हेक्सागन बनाने तुम लोग सीखो। ठीक है, तो ये 2 मिला दिए मैंने भाई, ये सामने वाला सामने वाले से मिलेगा, तो उसको हम रेड से मिला रहे हैं, और अंदर वाले को ब्लैक से मिला देंगे मेरे भाई, अंदर वाले को ब्लैक से मिलाना चाहते हैं, और डॉटेड डॉटेड से मिलाना चाहते हैं। तो मुझे लगेगा कि हाँ सर आपका पूरा एकदम सिलेंडर जैसा लग रहा है, तो मेरे भाई ये इस टाइप का आपको हेक्सागोनल लगेगा आपको शेप 3 डायमेंशनल में। अब सवाल है कि हेक्सागन में कैसे एटम्स था, 2D वाले को देखो, ये एक लेयर तो मेरा 2D है ना, ये एक लेयर तो मेरा 2D है पूरा, तो उसमें कैसे एटम्स अरेंज था, तो एक सेंटर पे एटम था, एक सेंटर पे एटम था, और हर साइड पे एक एक एटम्स थे, हर साइड में 2D वाले को देखो, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को रिवाइज करो तो तुम्हें दिख जाएगा ऐसा था। सिमिलरली ऊपर वाले में अगर देखोगे तो इसी तरीके से एक बीच में था, और हर हर कॉर्नर्स पे था हेक्सागन के, ये इस तरीके से था। अब मेरे भाई ये तो ए टाइप लेयर है, तो ऊपर वाला भी ए टाइप लेयर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2 हेक्सागन के बीच में भी एक लेयर होता है, 2 लेयर होता है। मतलब कि कैसे है ना, ये अगर तुम चारों को देखोगे ना, चारों को, तो मेरे भाई इस दोनों के बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनेगा, ठीक है, उसमें रखें, और इस दोनों के बीच में एक गड्ढा बनेगा वहां पे रख रहे हैं, और इस दोनों के बीच में एक गड्ढा बनेगा वहां पे रख रहे हैं, यानी ये गड्ढा और यहाँ पे जो गड्ढा बना है, ये तीनों में रख रहे हैं, जिसको हम बीच में दिखला रहे हैं, जिसको हम बीच पे दिखला रहे हैं। इस तरीके से हम कलर बदल देते हैं मेरे में, गलती से ये रेड ही बन गए, बाकी 2 को हम ब्लू बना रहे हैं, इस टाइप से रखा जा रहा है, ये इस टाइप से बीच में। आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा मेरे भाई, ये ए टाइप लेयर है तो उसे गड्ढा पे रखा गया, तो ये बी टाइप लेयरिंग पैटर्न है, और फिर ये ए टाइप लेयरिंग पैटर्न है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप क्लोज पैटर्न। इस तरीके से हेक्सागन कंटिन्यू होता चला जाएगा, तो आपको ऑल लेयर्स देखने में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई नंबर 1, इसमें ए बी टाइप क्लोज पैकिंग है, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग आपको दिखाई देगा मेरे भाई। अगर ये सारी चीजों को आपको देखने के लिए समझ जाओगे तो ये चैप्टर आपके लिए निहायत ही आसान होगा। सेकेंड पार्ट करते थे सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर, सेपरेशन बिटवीन 2 लेयर का बात करते हैं। ये जो 2 को रखे, जैसे ऐसे रखे, ये 2 को सामने वाला को दिखला रहे हैं, ऋषिकेश ये सामने वाला 2 को दिखलाए, मेरे पास में तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में, इसके ऊपर में ऐसे रखे, ऐसे करके, तो ये वाला है, ये पहला वाला जो सर्कल है ना, वो ऐसा रखाया है, समझ गए। फिर इसी तरीके से ये 2 के बीच में जो गड्ढा ऊपर में बनेगा उस पे रख रहे हैं, फिर इस दोनों के बीच में जो गड्ढा बनेगा उस पे रख रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे रखा गया है। सिमिलरली ऊपर से जस्ट उसका मिरर हो जाएगा ऊपर वाला लेयर से, तो ये ए बी टाइप क्लोज पैकिंग है, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग है। आई होप आपको दिया हुआ, सब फिर भी आपको
ऑनलाइन में आपको बहुत हद तक फील करा रहे हैं मेरे में, ऑफलाइन रहते तो और अच्छे से दिखाई देता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे हमें कुछ बात करना है। और सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स नहीं दिखाई दिया, देखो तुम लोग लेक्चर को थोड़ा स्लो करवा देता है मेरे में, फिर भी हम कोशिश करते हैं दिखलाने का, ठीक है। तुम लोग एनसीईआरटी बुक खोला है कि नहीं? मेरे में एनसीईआरटी बुक खोल करके यस सर, यहाँ पे बीच में एक ट्रायंगल बना हुआ है। हाँ बना हुआ दिख रहा है, देख लो, अब दिखला देते तुम्हें, जल्दी से देख लो, थोड़ा फास्ट देखने की कोशिश करो ताकि लेक्चर फास्ट मूव कर पाए। ये दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताना है हमें। दो ये हेक्सागन है, इसमें जो गड्ढा क्रिएट हुआ यहाँ पे मेरा जो दिखाई दे रहा हुआ हैंड, यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा होगा, तो इसके जस्ट ऊपर में रखा गया है। ऋषिकेश दिखाई दे देगा तो हमें बता देना, दिख रहा है? ये ब्लू वाला को देखो, जिसे जिसे दिख गया वो चैट पे हमें यस लिखो। तो यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मेरे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में लेयर्स अरेंज्ड होते हैं, लेयर्स अरेंज्ड होते हैं। लेकिन अब आता है सेकंड पार्ट, सेपरेशन बिटवीन लेयर। तो इसमें तो दिख जाता था √3 है सर, इसका डिस्टेंस कितना है हेक्सागन के बीच का, यही नहीं पता चल पा रहा। इसको समझना मेन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, सेपरेशन बिटवीन टू लेयर। देखो हम लोग थोड़ा सा एडवांस से ऊपर चलेंगे मेरे में, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे, ज्यादा अच्छे से फील कर पाए मेरे में। अगर ये एक लेयर एटम का है, जैसे मेरा क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होता था एफसीसी में, इसके ऊपर दूसरा लेयर को रखे हैं मेरे में, और सेम टाइप के एटम्स है, एटम्स का सेम साइज है। तो अगर मेरा ये दोनों लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इस केस पे ये दोनों लेयर्स रेड और ब्लू के बीच में, इसी तरीके से ब्लू और ब्लैक के बीच में, ब्लैक और ब्लू के बीच में, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दो लेयर्स के बीच का ना, यहाँ पे भी वही सेम, सारे सेम साइज के अगर एटम्स होंगे, अगर रेडियस वेरी करेगा तो वेरी कर जाएगा मेरे में। लेकिन अगर एटम्स का अगर मान लो सेम है, तो दो लेयर्स के बीच का सेपरेशन सेम आ जाएगा। इसका मतलब इसमें सेपरेशन जो होगा, जो इस केस में दो लेयर्स तो सेम है ना, ए बी, फिर ए बी बोल सकते हो, यहाँ पे खत्म हो गया, √3 ये नहीं होगा। लेकिन दो एटम्स का साइज अगर सेम है तो लेयर्स के बीच का डिफरेंस यही आएगा, फिक्स है। तो मेरे भाई यही आ जाता है यहाँ पर 2 √2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये सेम उसी तरीके से वे में अरेंज है ए और बी लेयर्स। तो जो ए और बी का एटम का साइज अगर सेम है तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा। और अगर बदलेंगे एटम का साइज तो डिस्टेंस साइज का वेरी कर जाएगा, लेयर्स का साइज वेरी कर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात यही आएगा। हाँ, अब है सवाल कि ये अगर सिलिंड्रिकल जो है, या जो इसका हाइट है, इसका हाइट को अगर हम सी बोले, इसका या सी बोल देते हैं मेरे भाई, तो सी कितना आएगा? तो अब हम एक और पार्ट में इसमें इंटरेस्टेड है, ये सी का वैल्यू इसका 4 गुना आएगा। यानी सी क्या है? एक हाइट है, तो दिखलाए है डायग्राम में, ये कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स इसका दुगुना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइसेक्ट हो रहा था, यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है। R is radius of atom, 4 √2/3R हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट होगा, ये जस्ट मेरे भाई दो लेयर्स के बीच का ये सेम आया, क्योंकि एटम उसी तरीके से वे में अरेंज है जिस तरीके से इसमें अरेंजमेंट हुआ हुआ है। तो आई होप लाइन्स तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन इसमें हम और भी बहुत सारी बातें करना चाहते हैं तुम्हारे सामने में। तुम कहोगे सर और कौन सी बातें आप करना चाहते हैं हमसे? तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम ना किसी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं। तो कोई हमें बताएगा इसमें एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? कोई भी एक को कंसीडर करके बताओ हमें जल्दी से, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना आएगा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक में? कोई बता सकता है? हम तो कहेंगे ये बीच वाला को लेकर के सोचना, बीच वाले को। यस, दो लोगों का जवाब आ गया। तो ये बीच वाले को लेकर के सोचोगे, इसमें हेक्सागन कंटिन्यू होगा, ऊपर भी होगा हेक्सागन। तो ये बीच वाले में पहले तो ये 6 सराउंडेड दिखाई देंगे, 6 तो ऐसा ही हो गया, नीचे 3 और ऊपर 3 हो गया, नीचे 3 और ऊपर भी 3 हो गया।
तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 12 हो जाएगा। 6 + 3 + 3, तो ये आपका 12 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है सर तो एटम चाहो टच थोड़ी ना है, तो कैसे होगा 12? क्या चीज? सर जो एटम ले रहे बीच वाला वो टच थोड़ी ना है किसी से, आप ये बोले थे वाला ना टच रहता है तो। नहीं ये सर, ऊपर टच वाला फेस पे जो लिए है ना, दिखलाते हैं तुम्हें बीच में 3D, जो। तुमको 3D दिखला देते हैं मेरे भाई। ठीक है 3D में देख लो, देखिए बीच वाला जो होगा ग्रीन वाला अंदर पे, ये वाला लेयर को देखो, ये बीच वाला जो अंदर में ग्रीन हल्का सा दिख रहा है, वो ऊपर तीनों से टच पे है और नीचे भी तीनों से टच पे है, और ये सामने 6 से टच पे है मेरे भाई, 6 से टच पे। इसमें देखो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखलाया गया है, और अच्छा से देखो बेटा तुम। ठीक है तो ऊपर 3, नीचे ये पिंक कलर से 3 दिखलाया गया है, और ये 6 दिखलाया गया है। ठीक है वैसे ये एबीसी टाइप लेयरिंग पैटर्न जो एफसीसी में होता है, ये एचसीपी का है। तो इस टाइप से भी तुम देख सकते हो मेरे करके, सोच करके। आई होप यस दिख सर। गया होगा। ठीक है तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया 12। कोई पूछे कैसे आया, तो 6 तो बाजू वाला, 3 नीचे और 3 ऊपर मेरे, ऐसे करके आया है। चाहो तो तोड़ करके लिख लो, ये लिख लो मेरे पास सेम लेयर में, ये अपर लेयर ये लोअर लेयर में होगा, ताकि तुमको अच्छे से दिखलाई दे मेरे भाई। आई होप ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही है वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है मेरे भाई। ये सब एफसीसी का जेड मालूम था हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ चुके थे। यहाँ पे मेरे भाई जेड भी निकालना है हमें। क्या निकालना है? जेड, और रेडियस, और इसका एज लेंथ को अगर ए बोलते हैं, इसका भी अगर एज लेंथ को ए बोलेंगे तो इसका भी रिलेशन निकालेंगे हम लोग। चलो अगला पेज में करेंगे, मेरे पास स्पेस की कमी है इस पेज में। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है एक हेक्सागन के अंदर? जल्दी से बताओ मेरे भाई, एक एचसीपी के अंदर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है? जल्दी बताओ फटाफट मेरे भाई। 3 तीन तो केवल बीच में आएगा ना रितु, 3 तो केवल बीच में आएगा, वो ऊपर नीचे भी है कुछ। 17, शाबाश मेरे भाई। ना 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 ना, अभी तक किसी का सही नहीं आया हमको लग रहा है। श्रुति का सही लग रहा है, z = 6। यस z = 6 ना होगा। तो अगर हम कितना पॉइंट्स हुआ उसमें 3 पॉइंट डिस्कशन किए, 4th नंबर पॉइंट z = 6 होगा। कैसे 6 होगा ये भी बता देते हैं माय डियर स्टूडेंट। वो जो हेक्सागन वाले में जो एटम्स है वो 3 तो अपने सराउंडिंग से होंगे। जैसे अगर देखें मेरे में, तो ये एक तो इधर और हेक्सागन बनेगा है ना, और इधर बनेगा मेरे में ये एक हेक्सागन बनेगा ऐसे। फिर देखो यहाँ पे भी एक हेक्सागन बनेगा ऐसे करके। तो ये 3 हेक्सागन में डिवाइड हुआ। फिर इसी तरीके से 3 ऊपर भी तो होंगे, यानी एक एटम इस 3 नीचे और 3 इसके ऊपर में डिवाइड होगा। टोटल कितना में डिवाइड होगा? 6 में डिवाइड होगा। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/6 होगा एक में। तो मेरे में कितना एटम्स है? 6 ठो है, 6 ठो ऐसे है और 6 ठो नीचे भी है, और बीच में अलग है वो तो 2 में डिवाइडेड है। बीच वाला जो है ये 2 में डिवाइडेड है। तो तुम्हें दिखलाई देगा मेरे भाई कैसे आया है। तो इक्वल टू ऐसे तुम बोल सकते हो, z = जो 6 6 12 हो जाएगा, ऊपर 6 नीचे 6, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। प्लस मेरे भाई आधा वाला जो बीच में है, जो हेक्सागन के बीच में, उसका आधा कंट्रीब्यूशन है 2 हेक्सागन में डिवाइड होगा, वैसे वैसे 2 है। और मेरे भाई बीच में डायरेक्टली 3 तो एकदम प्योरली है मेरे भाई। इसको कैलकुलेट करो तो 2 + 1 3, 3 + 3 6 आ जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, गड़बड़ होता है। सिंस यहाँ पे ए और आर में भी रिलेशन निकाल लेते हैं, हेक्सागन अभी दिखलाए थे मेरे भाई, तो a = 2r हो जाएगा। a = 2r, a = 2r हो जाएगा। ठीक है तुम स्मॉल r लिखते हो तो स्मॉल r लिख लो, अगर स्मॉल r लिखते हो तो स्मॉल r लिख लो, a = 2r लिखे। ठीक है जैसे भी लिखते हैं, कैपिटल लिखते हो स्मॉल लिखते हो, जो लिखते हो दोनों का मतलब सेम है मेरे। ठीक है ये भी बात हो गया। अब हम बात करना चाहेंगे 6th नंबर बात, पैकिंग फ्रैक्शन मेरे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 हो गया,
6 हो गया, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, 6 एटम्स और मेरे भाई एक का, अगर पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम के टर्म में बात होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब 3 डायमेंशनल में है, बाई मेरे भाई हेक्सागन का वॉल्यूम निकालना है मेरे भाई। तो कोई बताएगा हेक्सागन का कैसे वॉल्यूम निकालेंगे मेरे भाई? तो इसमें ना 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से ये बनता है। तो पहले तो ये 6 तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, इनटू हाइट कर देंगे, तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² होता है और इनटू हाइट c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें पुट करो वैल्यूज को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ए और आर के बीच में रिलेशन करो, 6 कैंसल आउट हो जाएगा मेरे में, ये 4 और 4 16 हो जाएगा, 16/3 3√3 हो जाएगा, पाई पाई रह जाएगा। आर को ऐसा कहते हैं, आर ही रहने देते हैं, और a इक्वल टू 2r पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 2r तो 4r² हो जाएगा, 4r²। और c का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे मेरे पास, c का वैल्यू 4 टाइम्स √2/3r होता है, ये निकाले थे। तो सारा r कट जाएगा, r², r मिला करके r³ से कट जाएगा मेरे भाई, ये 4 4 16 ऊपर से कट जाएगा, ये मेरे भाई √3 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, π/3√2 आएगा मेरे भाई, π/3√2 आएगा। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन जो आया HCP के केस में π/3√2, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 74% होगा। तुम कहोगे ये तो जस्ट लग रहा है सर ऐसा कि जैसे कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग था, FCC अरेंजमेंट जैसे था। यस मेरे भाई, एग्जैक्टली उसी के जैसा होता है, एग्जैक्टली उसी के जैसा होता है। तो आई होप ये बातें तुम्हें समझ में आई होगी, बहुत हेवियर कॉन्सेप्ट पढ़ाए तुम्हें। अब तुम्हें यहाँ पे बच्चों को एक डाउट आता है, तुमको डाउट आता है? हाँ मेरे बच्चों को डाउट आता है कि सर आप बोले थे कि जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वो पैरेललोपाइप्ड होते हैं, लेकिन हेक्सागन तो हेक्सेलोपाइप्ड है। ये तो अजीब टाइप का सर बात हो गया, इसका मतलब सारा गेम है सर। तो मेरे भाई दरअसल ये पैरेललोग्राम ही का है, पैरेललोपाइप्ड ही है मेरे भाई। देखो अगर अच्छे से देखोगे, तुम्हारी निगाहें अगर सही होगी तो तुम्हें दिखेगा ये एक पैरेललोपाइप, इस तरीके से दूसरा और ये तीसरा, 3 पैरेललोपाइप से मिलकर के बना हुआ है। यानी उसी का पैरेललोपाइप को अगर 3 को एक साइड इंक्लूड करके देखेंगे तो आपको दिखेगा ये हेक्सागोनल वाला दिखता है। समझ में आया? तो ये भी पैरेललोपाइप से ही बना हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, आपको जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई तो एक बार चैट पे हमें यस लिख के बता दे। यही मेन पार्ट था मेरे में, अगर इतना सारा विजुअलाइज हो गया तो सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, अब जितना भी विजुअलाइजेशन वाला पार्ट था ये खत्म हो गया। अब आसान आसान टॉपिक बच गए हैं मेरे भाई। हम लोग आज दो दिन के अंदर पे ये चैप्टर को एंड अप कर लेंगे मेरे भाई। आज के बाद मैक्सिमम 2 दिन और लगेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के टाइप्स, ठीक है, वॉइड्स, ये सब के बारे में जानेंगे। और मेरे भाई फिर और डिफेक्ट्स पढ़ना है, और रेडियस रेशियो के बारे में जानना है मेरे भाई, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। वो सारी बातों को हम पढ़ाएं धीरे धीरे और खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट 2 दिन में आई होप, ऐसा उम्मीद हम रखते हैं कि खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो चलो माय डियर, अब हमारा डिस्कशन है वॉइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे वॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब वॉइड्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये सब क्यों जरूरत है, तो आगे चल के अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा आपको वॉइड्स आपको समझाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो विजुअलाइज करना पड़ेगा मेरे में। तो आपको बता दें हम लोग कितने टाइप्स का वॉइड यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन होगा ट्रिगोनल वॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे।
माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम क्यूबिक वॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इतने सारे टाइप्स के वॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। पीछे वाले कह रहे हैं हम इतना सारा नाम कभी नहीं सुने थे। ठीक है, तो इस बार सुने हो तो इस साल तुम आईआईटी पे चले जाओगे मेरे भाई। ठीक है, ट्रिगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिक वॉइड, ये 4 टाइप का वॉइड्स के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये वॉइड का नाम ऐसा क्यों दिया गया है? ट्रिगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, सवाल है क्यों? तो मेरे भाई ये जो गड्ढा जो बनता है ना, जो वैकेंट स्पेस, उस जो वैकेंट स्पेस से, वैकेंट स्पेस जो है ना, उससे जो सराउंडेड एटम्स है, सराउंडेड जो एटम्स होंगे, जाहिर सी बात है जो वैकेंट स्पेस है उससे जो सराउंडेड एटम्स है उसको अगर मेरे भाई कनेक्ट करोगे, सेंटर्स को उसके कनेक्ट करोगे, जो स्फीयर के सेंटर्स होंगे, एटम्स के जो सेंटर होंगे, सेंटर्स को कनेक्ट द सेंटर्स, सराउंडेड एटम्स के सेंटर्स को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट द सेंटर्स, तो उससे जो शेप मिलेगा वो ही होगा वॉइड का शेप। यही को हम बोलेंगे वॉइड का शेप। यानी कि जो गड्ढा है मेरे भाई, उस गड्ढे से कोई ना कोई सराउंड करने की वजह से ना गड्ढा बना होगा, तो वो सराउंडेड एटम्स का जितना भी उसको सराउंड कर रहे हैं, उसके सारे एटम्स को, जो सराउंडेड एटम्स है उससे, उसके सेंटर्स को मिला दो, उससे जो शेप तैयार होगा उसी को वॉइड का शेप नाम दे देते हैं। अरे बेटा ये बात है, हाँ मेरे भाई यही बात है। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं मेरे भाई कि ट्रिगोनल वॉइड कैसा होता है, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है। कम से कम आज तो 3 तो पढ़ाई हो जाना चाहिए, नहीं तो मिनिमम 2 तो करेंगे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट चलो नेक्स्ट पेज में देखो। अगर तुम लॉजिकली अगर देखोगे तो तुमको ऐसा लग रहा होगा सर आप लिखवा बहुत कम रहे हैं सॉलिड स्टेट में, तो मेरे भाई यहाँ पे लिखवाते कम है, समझाते ज्यादा है। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है मेरे में ब्रेन का ज्यादा यूज करना है। पीछे वाले कह रहे वो तो है ही नहीं है मेरे पास में। हाँ मेरे भाई, तो जिसके पास में है उसकी बात हो रही है। ट्रिगोनल वॉइड, ट्रिगोनल वॉइड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। तो मेरे भाई सबसे पहले ये बता दे, ये पॉसिबल है 2D में, ये केवल और केवल पॉसिबल है 2D में। अब तुम बोलोगे सर 2D सॉलिड ही नहीं होता है, हर सॉलिड 3D होता है, तो भी पढ़ने से कैसा फायदा? ठीक है, मेरे भाई पीछे वाले कह रहे कि किस पर है इशारा सर आपका? मेरे भाई समझदार है लोग, ठीक है, समझदारों के लिए इशारा काफी होती है। ठीक है, पॉसिबल इन 2D, लेकिन सिंस जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सारे 3D होते हैं, तो ये एक हम लोग समझने के लिए काम आएगा। ये एक्चुअल में ऐसा कोई वॉइड सॉलिड में नहीं दिखाई देता है, लेकिन वॉइड का मीनिंग समझने में ये एक बड़ा रोल प्ले करेगा, इसीलिए इसको हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सवाल ये है, एक सेकंड माय डियर स्टूडेंट होल्ड कर रहे थोड़ा सा। पॉसिबल है केवल 2D पे, तो कैसे बनेगा मेरे में? जैसे मान लो कि 3 एटम्स को ऐसे प्लेस किए, लेट्स से ये 3 ऐसे एटम चिपका चिपका के प्लेस किए, तो यहाँ पे तुमको ना बीच में थोड़ा छोटा सा एक गड्ढा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हो सकता है मेरा फिगर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो, तो ये जो गड्ढा बना है मेरे भाई, ये जो छोटा सा ऐसा वॉइड टाइप का दिख रहा है, जिसको हम हल्का सा डार्क कर दिए, रेड कर दिए, यही है मेरे भाई ट्रिगोनल वॉइड। वो काहे नाम पड़ा इसका ट्रिगोनल, तो मेरे भाई दिखला देते हैं। इसके सेंटर से मिलाओ सबको, इसके सेंटर से मिलाओ मेरे भाई, इसका जो शेप तैयार होगा ये ट्राइंगल होगा। जैसे पेंटागन का मतलब क्या होता है? 5 साइड, ये 3 साइड का है, तो इसको ट्राइगन कहेंगे। ठीक है, ट्राइगन कहेंगे मेरे भाई। ये बिल्कुल एटम्स का साइज सब सेम होता है, तो ये कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ये कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ये फिक्स्ड है। तो वो काहे इतना बात करने की क्या जरूरत है इक्विलैटरल बताने की? अभी जरूरत है मेरे में, तभी सारी बातों को कर रहे हैं। यहीं पर से हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको बाहर कर रहे उठा करके, यानी ये जो सेंटर्स है, सेंटर्स को हम बाहर कर दिए। यहाँ पे जो छोटा सा वॉइड मिला है मेरे भाई, इसी का नाम है ट्रिगोनल वॉइड,
इसी का नाम है ट्रिगोनल वॉइड। तो मेरे भाई ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा, तीनों का सेंटर मिला देंगे, तीनों का सेंटर मिला देंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात बोलते हैं, आप सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमको ना यहाँ पे जब वॉइड आया तो वॉइड में कितना बड़ा साइज का एटम पुट करते हैं, कितना रेडियस का सर्कल यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मान लो ये तीनों एटम चिपके रहे, तीनों एटम चिपके रहे जैसे अभी चिपका हुआ है मेरे में, तो हम कितना बड़ा रेडियस को पुट कर सकते हैं। कैसे लगाओगे दिमाग में, कोई बता सकता है? कोई हमें बता सकते हैं कैसे निकाले उस छोटा सा का रेडियस, कैसे निकाला जा सकता है? कोई हिंट करेगा हमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड माइनस रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा? ये आर के बराबर होगा, ये डिस्टेंस आर के बराबर होगा। तो ये छोटा सा पार्ट को, ये इतना बड़ा ट्रायंगल जो है ना, रेड और जो बीच पे एल्टीट्यूड बनाए हैं मैंने, उसको उठा रहे हैं, इसको उठा लिए, ये वाला पार्ट को उठा लिए मैंने। तो नाम कर देते हैं ए, इसका नाम डी, इसका नाम ओरिजिन ओ दे, ठीक है, ए डी ओ को उठा लिए मेरे भाई। ये एंगल जो होगा ना पूरा 60 डिग्री होता, अभी ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अभी ये एंगल 30 डिग्री हो, तो वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बाहर में करके लिख दे रहे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री कर दिए मेरे भाई। तो ये अब ये कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर है मेरा, कैपिटल आर। हम अच्छा बड़ा वाला एटम का जो रेडियस है ना, इन लोग बड़े वाले एटम्स का रेडियस को आर बोल रहे हैं, और जो वॉइड में जो एटम प्लेस होगा उसका रेडियस को छोटा आर बोल रहे हैं, उसको छोटा आर मतलब स्मॉल लेटर वाला। तो मेरे भाई यहाँ पे ए से ओ तक में जो रेडियस आएगा मेरे भाई, यहाँ पे एटम भी यहाँ से मिलाएंगे अगर रेडियस को, तो ये तो एटम का रेडियस यहाँ तक होगा, फिर वॉइड का रेडियस भी आएगा, तो ये आर प्लस स्मॉल आर होगा कि नहीं? हो गया, हाँ सर बिल्कुल। अब मेरे भाई cos 30 डिग्री लगा दो या फिर sin 30 डिग्री, कैसे भी करके लगाओ, तुमको मैथमेटिक्स लगाना है मेरे भाई। अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स ठीक ठाक है तो तुम्हारे से बन जाएगा। हमें दिखाई दे रहा है b/h है, तो cos 30 डिग्री इक्वल टू मेरे भाई बेस हो गया r बाई आर प्लस आर। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 इक्वल टू r बाई आर प्लस आर हो गया। तो यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पे निकाल लो मेरे भाई, यहाँ से √3r प्लस √3 स्मॉल आर, या फिर ऐसा नहीं करो, इतना लंबा कैलकुलेशन मत करो, इसको इधर ले जाओ सीधा। तो r प्लस आर इक्वल टू 2/√3r, ये वाला इधर ले गए। तो ये बताएगा 2/√3 का वैल्यू कितना आ रहा है? हमें ऐसा लगता है कि 1.115 आ रहा होगा। देखो तो कैलकुलेटर से करके 1/1.115 आना चाहिए। आ रहा है क्या? 1.15 आएगा। यस सर, आ रहा है। आ रहा है, तो इसको माइनस आर कर देंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? यहां पर से 0.115 आर आएगा कि नहीं आएगा? 0.115 आर आएगा कि नहीं? मतलब जो तुम वॉइड में एटम प्लेस कर सकते हो उसका रेडियस जो होना चाहिए वो 0.115 बड़ा वाला एटम जो प्लेस था पहले से उस रेडियस का होना चाहिए, उस रेडियस का होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल आर क्या चीज है मेरे भाई? रेडियस ऑफ लार्जर एटम, रेडियस ऑफ लार्जर एटम, और मेरे भाई स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ स्मॉलर एटम या वॉइड एटम लिख सकते हो, जिसको वॉइड में पुट करेंगे, जिसको वॉइड में पुट करेंगे। तो आई होप ये कैसे निकाला गया। तो यहां से अगर हम r/r बोले बेटा तुमको, r/r के का तो 0.115 हो सकता है। कुछ प्रीवियस ईयर्स में आप लोग पढ़े होंगे कि रेडियस रेशियो के नाम से कुछ ऐसा ऐसा डेटा याद किए होंगे, निकाला तो होगा नहीं तुम लोग, हमको तो अच्छे से पता है। तो ये इसका प्रूफ भी हो गया कि यानी कि इस स्ट्रगल वॉइड के अंदर में इतने बड़े वाले रेडियस को प्लेस कर सकते हैं। आइए, जो बात बताया गया आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा मेरे भाई, ठीक है? यस या नो, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट।
मेरे भाई ये एक किसी लेयर में दिखाई देता है, इस टाइप के एटम्स किस लेयर पे दिखाई देता है, कहां पर? तो तुम्हारा जवाब है सर ये एफसीसी में था। कोई एक लेयर को उठा करके देखो, एक लेयर में ये दिखाई देता है, एफसीसी में और एचसीपी में। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करेंगे मेरे भाई कि ये वाला टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ वॉइड, दिस टाइप ऑफ वॉइड, इस टाइप ऑफ वॉइड कहां पे void is observed in a particular layer, in a particular layer of FCC और HCP में। ये FCC वाले में और HCP वाले में किसी एक पार्टिकुलर लेयर में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। दूसरा बात इससे रिलेटेड और करना चाहेंगे हम ट्रिगोनल वॉइड से, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जो वॉइड में अगर एटम प्लेस कर दिए, जो वॉइड में एटम प्लेस कर दिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ऑफ वॉइड एटम, कोई बताएगा क्या? 2D में भी बात हो रहा है, 2D में 6 कैसे हो गया? अभी 2D में बात हो रहा है, केवल ये 2D लिखा हुआ है तो एटम 3 हो जाएगा। तो ये अगर 2D में वैसे ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं पर दिखाई देने की बात करो तो ये तुम्हें वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा जान करके, आपको खुशियां मिली होगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम अगला टाइप का वॉइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये रेडियस रेशियो थोड़ा दिमाग में रखिएगा, वैसे हम लोग इसको फाइनली कंक्लूजन में लिखेंगे, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, फील आनी चाहिए कि वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड को कैसे फील लेंगे या कैसे शेप का नाम दिया जाता है मेरे। दूसरा नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हमारा जो डिस्कशन है माय डियर स्टूडेंट वो है टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में डिस्कशन है। तो सवाल है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? तो तुम जानते हो टेट्राहेड्रल का कैसा शेप होता है, तो एक एटम, फिर दूसरा एटम मेरे भाई, और तीसरा एटम, बीच में तुम्हें गड्ढा दिखाई दे रहा हो तो तुम कहोगे ये तो ट्रिगोनल वॉइड अभी जस्ट बताए थे मेरे भाई। ये 3 एटम सोचो, 3D में सोचो, ये 3 एटम रख दिए और उसके ऊपर एक और एटम ला करके रख दिए, उसके ऊपर एक और लेयर में रख दिए एक एटम, ये सेकंड लेयर है, ये लाल वाला जो है ये सेकंड लेयर है, ब्लू वाला फर्स्ट लेयर। तो मेरे भाई अगर उसका तुम जो सराउंडेड, जो अंदर में जो गड्ढा बना, जो वैकेंट स्पेस बना, उसका अगर तुम शेप पता करना चाहते हो तो तुम्हें कैसा शेप दिखाई देगा? अगर ये सर एटम्स का नाम दे दे ए, इस एटम का नाम दे दिए बी, इसका सी, और ये लाल वाले का अगर डी नाम दे दिए, तो मेरे भाई तुम्हें कैसा दिखाई देगा 3D में? तो मेरे भाई तुम्हें दिखलाई देगा कि सर सेंटर से सबका मिलाना है, तो ए और बी को मिलाएंगे तो ऐसा होगा, और सी को मिला देंगे, ए से सी का और बी से सी का मिला देंगे तो सर ऐसा हो जाएगा, ए से बी और सी। अगर हम पूछेंगे बेटा डी का कैसे होगा, तुम कहो डी ऊपर होगा सर, तो अब डी कैसे बनाएंगे? तो सवाल है कि अब हम लोग तो बनाना तो पड़ेगा ही ना, मजबूरी है मेरे भाई कि 2D में दिखला है, तो डी को बाहर दिखला दिया, ऐसा समझिए ऊपर में, प्लेन के ऊपर में ये डी है, और डी भी सबसे कनेक्टेड होगा। तो मेरे भाई ये शेप क्या बनेगा? देखो तो ये टेट्राहेड्रल बना कि नहीं, तो अंदर में जो शेप, ऐसा थोड़ी कि शेप अंदर में टेट्राहेड्रल होता है मेरे पास, सराउंडेड एटम का सेंटर मिलाने से ये जो शेप जनरेट होता है उसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो मेरे भाई इसके अंदर में गड्ढा होगा जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे, इसके अंदर में जो गड्ढा है उसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। अब आया बात मेरे भाई कि इसका सवाल है कि रेडियस वाला कैसे रिलेशन निकालेंगे? सवाल इसको भी निकालना है मेरे, निकालना तो पड़ेगा ही, बिना निकाले तो काम बन नहीं सकता है, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद तो करने का कॉन्सेप्ट होता नहीं है मेरे पास में। तो मेरे भाई इसको इमेजिन करो ऐसे, इमेजिन लाइक CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल, और कार्बन को सोचो ना, कार्बन है, ऐसा इमेजिन करो कि कार्बन प्लेस्ड है टेट्राहेड्रल वॉइड में, सेंटर एटम, जो सेंट्रल एटम होता था ना, टेट्राहेड्रल वॉइड को हम शॉर्ट में टीवी लिखा करेंगे मेरे भाई, इतना बार बार लिखना होगा तो हम बार बार उतना लिख नहीं सकते हैं, तो हम टीवी लिखेंगे मेरे भाई। कैसे इमेजिन करो ना, ऐसे ऐसे सोचो कि कार्बन का टेट्राहेड्रल का शेप कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना,
ऐसे बनाते थे ना माय डियर स्टूडेंट, और फिर इसको हम लोग मिला देते थे सारे एटम को, एच को, ये एच को मिला देते थे, और फिर ये वाला मेरे भाई ये भी टेट्राहेड्रल होता था हमारा, जिसमें से ये वॉइड एटम होगा सेंटर में मेरे भाई, यही निकालना, ये वॉइड सोचो तो ये वाला रिलेशन निकालना है कार्बन वाला, ऐसे ही इमेजिन करो, ऐसे ही करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास कार्बन वॉइड है और H मेरा साइड एटम है, तो उसका बना रहे हैं मेरे भाई ऐसा, ये कार्बन है जो कि वॉइड होगा, और मेरे भाई ये H है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे भाई, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास इस एटम का रेडियस, और ये जो वॉइड एटम है उसका भी रेडियस होगा, तो R प्लस स्मॉल r होगा मेरे भाई। ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है पूरा। तो हम ये एंगल को लेना चाहते हैं, या फिर उधर से देखो तो ये लेना चाहते हैं, ये पूरा एंगल मेरे भाई 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना। वो अगर हाँ सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल आप सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई हम सच बोल रहे हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे भैया भाई। तो अब सोचना है तुम्हें मेरे भाई, तो ये अगर वॉइड एटम है मेरा ये वाला, और ये वाला मेरा H है, तो ये एंगल हम, ये लाइन जो है ना, ये रेड वाला, ये वाला बात कर रहे हैं, तो ये वाला लाइन को हम मिड पॉइंट से बनाना चाहते हैं, तुमको ये मिड पॉइंट से बनाएंगे, यस मेरे भाई। तो ये एंगल जो क्रिएट हुआ होगा मेरे भाई, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा ये, अच्छा मेरे भाई एंगल ये वाला देख लिए हम लोग ना, ये बॉन्ड्स के बीच में, ये बॉन्ड है कार्बन के साथ, एक सेकंड हम लोग एंगल गलत साइड से देख रहे हैं मेरे भाई, ये एंगल ना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। थोड़ा गंदा कर दिया है डायग्राम को, हम वापिस से बना लेते हैं मेरे, और अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, कोई बात नहीं मेरे भाई। ये वाला एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये वाला हो गया, हाँ सर बिल्कुल ये वाला एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। तो मेरे भाई ये वाला, ये तो 3D में फिगर है, ये सब 3D में फिगर है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच का भी तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, तो हो गया हाँ सर। और तुमको अब एक बात सच सच बताइए मेरे भाई, इसमें कभी भी तुम टेट्राहेड्रल में देखो तो दो ठो एक प्लेन में आता है, तो हम अगर तुम लोग किसको चूज करना चाहते हो एक प्लेन में, ये दोनों हाइड्रोजन को चूज करना चाहते हो कि इस दोनों को चूज करना चाहते हो, किसको तुम लोग बताओ, उसी को चूज करो, कौन वाला को, ऊपर नीचे वाला, ऊपर सर हॉरिजॉन्टल वाले को, उसी को लेके बना देता, अच्छा भी लगेगा, वो हमें भी लग रहा था कि वो ज्यादा आसान पड़ेगा, तो ऊपर नीचे वाला चूज कर लिए, तो मेरे भाई ये ऐसे बीच वाला कार्बन ऐसे हो जाएगा, ये रेडियस R प्लस R होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा मेरे भाई ये R प्लस R होगा, चलो ऊपर वाले से ज्यादा क्लियर दिखेगा, कंफ्यूजन भी कम रहेगा। तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, हम बीच से काट दिए मेरे भाई, ये एंगल जो होता है आपको सबको पता है, ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो इसको बीच से काट दिए, तो ये जस्ट मिड वाला आ गया पार्ट, बीच से आधा काट दिए है, तो कितना हो गया 109 डिग्री 28 मिनट बाई 2 हो जाएगा। हम पूछेंगे बेटा ये वाला रेडियस कितना होगा, अब सवाल तो आएगा मेरे भाई, ये तो R प्लस R हो गया मेरे भाई, ये वाला साइड है देखो, ये जो दो एक प्लेन में लिए है ना C और A वाला, तो ये कितना रिलेशन हो जाएगा मेरे भाई 2R, ये पूरा के पूरा इतना 2R है। कैसे पता चला, देखो ये नीचे वाला है मेरे भाई, नीचे वाला एटम है, ये ऊपर वाला है, तो कोई भी दो साइड को लेंगे अगर, तो मेरे भाई ये वाला साइड का लेंथ कितना होगा 2R होगा, तो मेरे भाई ये इतना लेंथ कितना होगा R होगा, ब्लू वाला लेंथ R होगा, ये एंगल मालूम है, तो इसके सामने वाला P, इसके सामने वाला H, तो साइन वैल्यू तुम्हारा आज के डेट में सारा जितना भी मोबाइल फोन से उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर डाला रहता है मेरे भाई, तुम लोग भी देख सकते हो, तुम लोग कैलकुलेट करके हमें बताना कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 109.5 डिग्री पुट करना, 109.5 डिग्री पुट करना, तो R बाई R प्लस R आएगा। देखो बताओ कितना वैल्यू आ रहा है, कोई बताएगा हमें कितना वैल्यू आ रहा है, जल्दी बताना लेकिन फास्ट, साइन हम भी कर लेते वैसे, कहीं तुम लोग गलत ना, 109.5 डिग्री डिवाइड कर देना 2 से उसको, तो 0.81 वैल्यू आएगा कुछ, 0.81 किसी का आया मेरे भाई,
नहीं आया तो वेरी गुड। 0.81 r बाई r प्लस r। तो मेरे भाई इस r प्लस r को ले जाओगे इधर उधर सब ले जाओगे तो फाइनली स्मॉल r जो आएगा यहाँ से, स्मॉल जो r आना चाहिए मेरे भाई यहाँ पे से 0.225 कैपिटल R आएगा, ये आएगा मेरे भाई, ये आना चाहिए। आप घर में कैलकुलेट करके देख लेना, वैसे आज के डेट में सबके पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो यहां से अगर रेडियस रेशियो निकालोगे मेरे भाई, स्मॉलर एटम बाई बड़ा एटम हमेशा मेरे भाई फ्रैक्शन में आएगा, बड़ा एटम जब नीचे लिख रहे हो तो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, पॉइंट पे आएगा आंसर। ये समझ में आ गया मेरे भाई, तुमको ये जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी। रेडियस रेशियो निकाले, किसका निकाले मेरे भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड का, यानी जो एटम्स का साइज होगा उसमें हम वॉइड के अंदर में कितना रेडियस वाला एटम पुट कर सकते हैं, कितना एटम्स वाला रेडियस पुट कर सकते हैं। तो मेरे भाई इस टाइप का वॉइड किस टाइप का अरेंजमेंट है, एक के ऊपर दूसरा गड्ढा पे रखा जा रहा है, तो ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक, और मेरे भाई एफसीसी वाले में क्यूबिक क्लोज पैकिंग में रखा जाता था। तो दिस टाइप ऑफ वॉइड्स, दिस टाइप ऑफ वॉइड, ये 3D वॉइड है मेरे भाई, और एफसीसी होगा, ठीक है। अरे मेरे में तो सौम्यति तुम लोग को मैथमेटिक्स समझता होगा ना, वो कर लेना अपने से। दिस टाइप ऑफ वॉइड्स आर ऑब्जर्व्ड इन एफसीसी एंड एचसीपी, ठीक है। ये भी लाइन समझ में आ गया मेरे भाई, कैसे सोच रहे हैं मेरे भाई। इसमें हमको कोई बताएगा कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड एटम कितना होगा, जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यस 4 होगा। इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ये 4 होगा। तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होगी, तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा। अब हम तुमको ना यहाँ पर से रिलेटेड कुछ प्रश्न देंगे ताकि ये वॉइड का तुमको आ जाए, माइंड में अच्छे से पिक्चर बन जाए तुम्हें। इस पेज को हम हटा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। 4 एटम से सराउंडेड है वॉइड वाला, तो इसलिए 4 हो गया। तो आगे की बात करते हैं मेरे भाई। एग्जाम में कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा, आप फिर याद ही करना होगा ये ना, बिल्कुल डेटा तो याद करना पड़ेगा। तो तुम मैथमेटिक्स में भी याद करते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो याद नहीं है क्या? फाइनल अल्टीमेट एक होता है बेटा कि समझ के याद करना, और एक होता है डायरेक्टली अंधाधुंध रट लेना कि R बाई R 0.225 होता था। काहे होता था? खाली माइंड से। क्या इंजीनियर बनोगे मेरे भाई? कुछ दिनों के बाद तुम लोग इंजीनियर बनने वाले हो, तो इंजीनियर में ऐसा क्या डेटा याद नहीं करना पड़ता है? क्या लगता है मेरे भाई कि आप अगर मान लो CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसमें कोडिंग आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि हैज इंक्लूड studio.h होता है, याद तो करना पड़ेगा मेरे भाई। आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, आप सोचते हो कि सब कुछ हम लॉजिकली काम करें, तो घर में बैठना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें। चीजों को समझो, याद तो अल्टीमेटली हर चीज करना ही पड़ेगा। एक इंजीनियर को एक मेमोरी एड भी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन वाइडेशन हम इसीलिए डेरिवेशन बता रहे हैं कि IIT जेईई में ये सब प्रश्न आएंगे, या IIT जेईई का सिलेबस पढ़ाई हो रहा है, तो मेरे में अगर बाई चांस तुम भूल गए या रिजल्ट माइंड में नहीं आ रहा है तो आप डिराइव कर सकते हो, अगर क्लियर रहेगा तो। 6 घंटा का एग्जाम होता है मेरे में IIT जेईई का, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, इफ एग्जांपल बोल सकते हो, इफ रेडियस ऑफ कटायन जो है, इफ रेडियस ऑफ कटायन इक्वल टू 0.2 r है, ठीक है, देन इन विच टाइप, क्वेश्चन है, देन इन विच टाइप ऑफ वॉइड it will get placed, then in which type of void it will get placed, किस टाइप के void में प्लेस करेंगे मेरे भाई। कटायन का रेडियस 0.2 r है।
ये टी आर का मतलब ट्रिगोनल भी हो सकता है, इसलिए आप लोग क्लियर लिखे मेरे भाई। हाँ, कम से कम टेट्रा लिखे या ट्री लिखे ताकि हम समझ जाए। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग ऐसे जवाब दिए। आप लोग इसका सॉल्यूशन ऐसे बना कि सर r/r ये 0.2 है और इसका वैल्यू 0.225 से कम है, तो ये मस्ट बी प्लेस्ड, तुम लोग का जवाब आया मस्ट बी प्लेस्ड इन टेट्राहेड्रल वॉइड। हम टेट्राहेड्रल पूरा लिख देते हैं अभी, टेट्राहेड्रल वॉइड। बट पता है ये आंसर रॉन्ग है मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर इज ट्रिगोनल वॉइड। तुम कहोगे इसका मतलब आप ही गलत पढ़ा है। तुम लोग ऐसे सोचा और इसको जवाब दिया है, जो कि लग भी रहा है कि सही है मेरे भाई, लेकिन पता है लॉजिकली आप फील करो इस चीज को। मान लो एक ऐसा है, सॉलिड है मेरे भाई, एक सॉलिड है जिसमें 4 ठो आइटम रखे गए, 4 ठो, वही वाला टेट्राहेड्रल वाला सोचना, टेट्राहेड्रल जो वॉइड क्रिएट्स हुआ, और उसमें मान लो कि तुम इस रेडियस वाला कटायन को रख दिए, ले जाकर वॉइड रख दिया। उसका साइज क्या है मेरे भाई, जितना स्पेस है उससे खाली है, उससे खाली है। मतलब जगह बच गया, उसको पुट करने के बाद भी जगह बच गया, तो पता है क्या होगा, सॉलिड को ऐसे ऐसे हिलाओगे ना तो आवाज करेगा। लेकिन ऐसा कोई सॉलिड देखे हो मेरे भाई कि आवाज करता है ऐसा? हाँ, उसके अंदर में मान लो कोई चीज है, कोई कंटेनर, उसमें अंदर में पत्थर डाल दिया, उसे हिलाएंगे तो आवाज करेगा। क्यों? क्योंकि जगह खाली रह जाता है। लेकिन ये जैसे स्केच पेन, इसको हिलाने से तो आवाज नहीं कर रहा है मेरे, वैसे कर रहा है ये वाला, अंदर पे इसका कुछ इंक वाला पार्ट है मेरे, तो कर रहा है हल्का हल्का। लेकिन कोई अगर उस पार्ट को निकाल दे तो कोई पार्टिकुलर सॉलिड है मेरे में, उसको आवाज नहीं करता है। कभी देखे हो आवाज करते हुए? नहीं। तो इसका मतलब जब इसको प्लेस्ड करोगे ना मेरे भाई तो आवाज करेगा सॉलिड। गेम हो गया सॉलिड, लेकिन सॉलिड आवाज नहीं करता है। इसका मतलब अगर तुम उसमें भर दोगे ना तो सॉलिड बने, वैसा सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई भी सॉलिड नेचर में उठा के देखो आवाज नहीं करेगा। और अगर कोई सॉलिड में आवाज करता है तो इसको बोलते हैं सॉलिड में कुछ अंदर में डिफेक्ट है, अंदर में खोखला है। कभी कभी ना मार्बल जो होता है ना मेरे में, मार्बल के ऊपर चलोगे ना कभी ढप 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 का आवाज करता है, तो हम लोग बोलते हैं इसके अंदर में सीमेंटिंग ठीक से नहीं किया गया है। देखे होंगे मेरे भाई, ये नॉर्मली ऑब्जर्व होता रहता है घर भर में ऑब्जर्व होता रहता है। क्यों होता है मेरे भाई? तो अंदर में उसमें सीमेंट की कमी पड़ जाती है, इसलिए ढप 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 आवाज करता है। यानी सॉलिड में कमी रह गया, वो डिफेक्ट आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गड़बड़ है ये मिस्त्री सही नहीं था बनाने वाला। ऐसा वर्ड यूज करते हैं मेरे भाई घरों में। चीजों को सोचो और बोलते वो इनकरेक्ट वे है। इसका मतलब अगर इस कटायन को तुम टेट्राहेड्रल वॉइड में पुट कर दोगे तो ये रॉन्ग वे हो जाएगा, ये गलत वे साबित होगा। तुम कहोगे सर इसका आंसर फिर ट्रिगोनल वॉइड होगा, लेकिन सर ट्रिगोनल में इतना जगह कहां खाली है? आपको बताए थे कि सर 0.115 का रेडियस रेशियो होना चाहिए, उसको कैसे प्लेस करें? तो मेरे भाई ऐसा हम थोड़ी ना बोले थे तुम्हें कि एकदम एग्जैक्टली उसी साइज का प्लेस कर। हाँ, एग्जैक्टली उसी साइज का प्लेस करोगे तो आवाज नहीं करेगा, लेकिन उससे बड़ा भी प्लेस करोगे ना तो भी आवाज नहीं करेगा। उससे बड़ा भी प्लेस करोगे ना तो आवाज नहीं करेगा। यानी अगर ट्रिगोनल है मेरे भाई तो उसमें तुम बड़ा साइज का वॉइड ये पुट कर दिए इस टाइप से, तो ये भी आवाज नहीं करेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है, एक दूसरे से अटैच्ड है। लेकिन जब छोटा डाल देने से ये अटैच नहीं होता, तो या तो एग्जैक्टली उसी साइज का डालना पड़ेगा या फिर उससे बड़ा डालना पड़ेगा। यानी जो रेडियस रेशियो आ रहा है ना वो मिनिमम बताता है कि कम से कम इतना डालना होगा, कम से कम इतना डालना होगा। समझ में आया? तो इसी क्वेश्चन में अगर हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विल, अगर यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेरे भाई, विल, इसी क्वेश्चन में विल इट टचेस ऑल 4 एटम्स, ऑल 4 एटम्स, तो तुम्हारा जवाब हो जाता नहीं, इसका आंसर हो जाता नो, नो हो जाता उसका आंसर। तो यही पे गेम था। यानी अगर कोई सॉलिड स्टेबल तभी होगा जब वो सारे को टच करेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आया मेरे भाई।
ऑल 4 एटम्स टच नहीं कर पाएगा, चारों एटम्स को टच नहीं कर पाएगा। मतलब जब टेट्राहेड्रल वॉइड था, इन टेट्राहेड्रल वॉइड लिख लो तुमको, ये टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा तब का बात कर रहे हैं। अगर तुम टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस करोगे तो वहां पर तुम्हें नहीं दिखाई देगा, वहां पे आवाज करके वो किसी भी 3 से ही मैक्सिमम टच पे आ सकता है, मैक्सिमम 3 से ही। हाँ, ट्रिगोनल में तो तीनों से टच कर जाएगा। समझ में आया? तो 4 एटम्स को टेट्राहेड्रल वॉइड पे टच नहीं कर पाएगा। हाँ जुबैक बोलो। सर 0.115 से लेस रहेगा तब? तो सवाल है कि उतना छोटा बनेगा ही नहीं। मिनिमम वॉइड तो 2 एटम का वॉइड बनाओगे क्या? इम्पॉसिबल। सराउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, यहाँ पे एक नया लाइन कंक्लूड हुआ मेरे भाई, एक नया लाइन कंक्लूड हुआ। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, स्टेबिलिटी ऑफ ए सॉलिड। कोई सॉलिड स्टेबल कब होगा, उसका क्या शर्त है, वो शर्त को जानेंगे मेरे भाई। तो उसका शर्त हम लिखवाएंगे। नंबर 1, इसके 2 शर्त है। ठीक है मेरे भाई, वॉइड एटम, जो वॉइड में एटम होगा वो कटायन हो सकता है, वो अनायन हो सकता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें होंगी। वॉइड एटम मस्ट टच its adjacent atoms. Void atom must touches its adjacent atoms. void में जो एटम्स होगा उसका शर्त ये है कि टच करना ही चाहिए, लेकिन जो मेरे भाई सराउंडेड एटम्स है, अगर सराउंडेड एटम्स है मेरे भाई, वो टच कर भी सकता नहीं भी करे, उसका कोई फिक्स गारंटी नहीं है। तो हम लिखेंगे मेरे भाई surrounding atoms या surrounded atoms may or may not touches each other, एक दूसरे को गारंटी नहीं है, में टच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। किसी आइडियल केस में टच कर जाएगा जिसमें एग्जैक्टली उसी साइड्स का प्लेस करेंगे। इसका 2 रीजन है मेरे, ये ऐसा क्यों है? लेट्स से एग्जांपल पुट करते हैं। मान लो कि वॉइड एटम एक कटायन है, और दूसरा मेरे भाई अगर सराउंडेड एटम मेरा अनायन है, तो अनायन है सराउंडेड, अरे क्या लिख दिया मेरे भाई, सराउंडेड एटम अगर मेरा अनायन है तो मेरे भाई ये सोचेगा कि अनायन के बीच में लेस रिपल्शन हो, तो इसीलिए दूर ही रहना चाहेगा, ये दूर रहना चाहिए, ये चिपकना नहीं चाहेगा मेरे भाई सराउंडेड एटम। ये एक और रीजन है इसका कि जो सराउंडेड एटम होगा वो अनायन अगर है या कटायन अगर है, तो वो मेरे भाई सेम टाइप से टच नहीं करना चाहेगा ताकि रिपल्शन कम लगे। यहाँ पे क्या हुआ, अनायन नॉट टचेस, अगर नहीं करेगा तो लेस रिपल्शन होगा, और कटायन अनायन में मेरे भाई अट्रैक्शन होना चाहिए। इसमें लेस रिपल्शन, अनायन के बीच में लेस रिपल्शन होना चाहिए, और कटायन अनायन के बीच में मोर अट्रैक्शन होना चाहिए। ये भी रीजन है। इसीलिए जो वॉइड एटम अगर कटायन होगा, जो क्रिस्टल्स होते हैं मेरे भाई, जो हम लोग का आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, NaCl क्रिस्टल होता है, जिंक सल्फाइड क्रिस्टल होता है, सब मेरे में आयोनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सब क्रिस्टल्स होते हैं। वो ऐसा मेंटेन करना चाहिए कि अनायन और कटायन दूर रहे, और जो वॉइड में, तो या तो वॉइड में कटायन प्लेस करेंगे या तो अनायन प्लेस करेंगे। अगर वॉइड में कटायन प्लेस किए तो बाकी अनायंस। इसी तरीके से प्लेसिंग होता है जो नेचर में सॉलिड्स देखे जाते हैं, तो उसके बीच में अनायन में लेस रिपल्शन होना चाहिए एंड कटायन अनायन में मोर अट्रैक्शन होना चाहिए। ये एक अलग रीजन है। तो ये सारे बात को तुमको विजुअलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएगी मेरे। अब ये दो थ्योरी को समझ करके एक लाइन और कंक्लूड होता है यहाँ पर, उस कंक्लूजन को लिखना चाहेंगे मेरे भाई, कंक्लूजन को लिखना चाहेंगे। देखो ये सब जो डेरिवेशन या चीजें समझा रहे हैं ना, ये सब थ्योरी है मेरे भाई। इसको ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे एग्जाम में यही पॉइंट उठ के आएगा, ये थ्योरी से सवाल बनेगा तुम्हारा। अच्छा, आप लोग को हम सवाल दिए थे मेरे भाई 4 क्वेश्चंस बनाने के लिए, कौन कौन बना लिया थोड़ा देखें? सर 3rd नंबर नहीं बना।
हर्ट नहीं बना, बाकी रितु का बन गया और बस एक रितु बनाई, एक शोभित बनाया है, बाकी लोग ऋषिकेश अभी तक बनाया भी नहीं है, सौम्यदीप बना लिया, वेरी गुड, बाकी लोग सब डैश है, शाबाश। श्रुति भी नहीं बनाई है। आप लोग एकदम धीरे, एकदम किस कंडीशन पे आ गए हो, जब से कुछ दिनों से आप लोग का कंडीशन थोड़ा खराब हो गया, आप लोग घर में पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे भाई, ठीक है। इसको तो पता भी नहीं कब भेजे हैं। हम बोले थे कि नोट्स कॉपी में बेटा बना लेना इसको अच्छे से, क्वेश्चंस को, नहीं, हम तो थेतर रहेंगे सर, ठीक है। कंक्लूजन मेरे भाई, तो अगर ट्रिगोनल वॉइड में एटम्स को प्लेस करना है, अगर ट्रिगोनल वॉइड पे तो मैक्सिमम लिमिट भी तो होगा, ये तो पता चलिए कि मिनिमम 0.115 होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा। तो अगर वो टेट्राहेड्रल के रेंज में आने लग गया, अगर टेट्राहेड्रल के रेंज में आने लग गया मेरे भाई, तो फिर उसको टेट्राहेड्रल में पुट करेंगे। यानी अगर वहां पे रेंज जो है ये हम ट्रिगोनल में तब पुट करेंगे जब मेरा रेंज जो होगा r/r का ये 0.115 इक्वालिटी होल्ड करे या फिर 0.225 से कम हो, तब इसमें प्लेस करेंगे। इसी तरीके से इसमें कब प्लेस करेंगे, जब मिनिमम 0.225 हो और यहाँ पे मैक्सिमम आगे चल के पता चलेगा भी कि ये 0.414 आएगा मेरे भाई, उसके बाद वाले का आएगा 0.732, 0.414 तक आएगा, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पे पुट करेंगे। तो आई होप ये लाइन समझ में आया होगा। तुम्हारे सामने एक दो क्वेश्चन और देना चाहेंगे मेरे भाई, ताकि वो सारे क्वेश्चंस को बना करके तुम खुशियां मना पाओ। अभी क्लास एंड नहीं हुआ है, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे मेरे भाई, अभी क्लास चल रहा है, कंटिन्यूसली क्लास अटेंड करते रहेंगे। इन विच टाइप ऑफ वॉइड, in which type of voids atom A should be placed। हम एक डेटा दे रहे हैं, रफ डेटा दे रहे हैं मेरे भाई, should be placed, replaced नहीं, placed। In which type of void atom A should be placed if radius of atom A equal to 50 picometers and radius of atom B equal to 200 picometers है। तो किस टाइप का void में तुम पुट करोगे मेरे भाई। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, also find coordination number of A का आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड करेंगे। जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, किस पे पुट करेंगे। यस, टेट्राहेड्रल में पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसको हम लोग आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चंस आते हैं मेरे एग्जाम में। तो सिंस यहाँ पे RA/RB निकालेंगे, तो ये वैल्यू 50/200 करोगे तो 1/4 आएगा, 0.25 मेरे भाई, ये 0.225 से बड़ा है, 0.225 से बड़ा है, तो ये प्लेस्ड होगा टेट्राहेड्रल वॉइड पे, टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस होगा, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में 4 होता है। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको जवाब देना होता है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम आपको क्वेश्चंस भी दिए असाइनमेंट के फॉर्म में, वो सारे क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली घर में बनाए मेरे भाई, तब आपको अच्छा लगेगा, तब चैप्टर का फीलिंग आएगा। अब मेरे भाई, अब हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, तुमको लग रहा है कि हो गया सर, अरे मेरे भाई अभी बहुत कुछ करना है। हाँ, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC या CCP भी बोल सकते हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी आप जवाब दे सकते हो। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सवाल है कि मेरे में हम बच्चे हैं, यहाँ पहले लिख देते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि इतना जल्दी से विजुअलाइज हो जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले लिख दे रहे हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट at every
every midpoint of half of the body diagonal, half of the body diagonal। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? जितने भी बॉडी डायगोनल्स हैं उसके हाफ का जो होगा उसका भी मिड पॉइंट। मतलब तुमको अगर कहना चाहोगे सर कहां पे होता है, थोड़ा हमें दिखला देते तो अच्छा लगता। तो चलो देखो, थोड़ा क्यूब बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। देख एक तो दिखला देंगे तुम्हें, बाकी तुम्हें और विजुअलाइज करना होगा तो आपको फिर 3D में आपको देखना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप देख लेंगे या फिर कहीं पे आप और देखेंगे तो आपको और अच्छा से फील आ जाएगा। वैसे हम एक तो दिखलाने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि किस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहता है एफसीसी के केस में। तो देखो यहाँ पे मेरे भाई ये एक फेस है, ठीक है। हम सारा एटम्स भी नहीं दिखलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज्यादा एटम्स दिखला देने से गंदा हो जाता है, ज्यादा एटम्स दिखला देने से भी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर एटम लिए, ये एक फेस में एक एटम लिए और इस फेस पे लिए। पहले इस तीनों को मिला दो मेरे में, बाकी हम नहीं दिखलाएंगे नहीं तो गंदा हो जाएगा ज्यादा डायग्राम। इस तीनों को मिला दिए मेरे। इस तीनों को मिलाने के बाद क्या करना है मेरे भाई तुम्हें, ये जो सामने वाला है, सामने वाला जो फेस है उसमें भी एक फेस में एटम होगा, इससे मैच करा दो। तो ये तुम्हें दिखाई देगा कि सर ये टेट्राहेड्रल शेप दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें टेट्राहेड्रल शेप दिखाई दे। कितनों को दिखा टेट्राहेड्रल शेप? एक बार चैट पे जवाब दो। फेस एटम ये सामने वाला फेस का है, तो ये एक दिखाई देगा मेरे। तुम अगर 3D में विजुअलाइज करोगे तो उसी तरीके से नीचे से भी एक तो दिखाई देगा। तो एक बॉडी डायगोनल के मिड पॉइंट का भी, यानी हाफ का मिड पॉइंट, यानी आधा जो बॉडी डायगोनल होगा उसके हाफ में ये वॉइड, वॉइड तो दरअसल इसके बीच में ना कहीं पे होगा वॉइड, तो वो वहां पे रहता है। यानी कि मेरे भाई अगर हम पूछेंगे कि एक एफसीसी के अंदर में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं तो क्या जवाब आएगा? अगर हम पूछेंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी तो क्या जवाब आएगा? कोई बता सकता है? यस, श्रुति का जवाब आ रहा है 8, क्योंकि हर कॉर्नर से देखोगे तो तुम्हें टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स मिलेंगे और हर बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं, तो 8 हो जाएगा मेरे भाई। एफसीसी का जो रैंकिंग होता था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता था, वो Z होता था, उसका दुगना आ गया है मेरे भाई। तो इसी तरीके से अगर एचसीपी में निकालना होगा तो फॉर्मूला लगाने के दुगना उसका Z मालूम है हमें, उसका दुगना लगा देंगे तो वहां पर भी हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स पता चल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर से एक लाइन हमें कंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो लाइन क्या है? नंबर ऑफ, यहां पर से कंक्लूजन करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स Z हो जाएगा। ये हमें दिखाई दिया। एफसीसी में Z का वैल्यू 4 होता है, इसीलिए यहाँ पर 8 आ जाता है। इसी तरीके से 8 आ जाता है, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई। अब तुम्हें एक चीज और दिखलाना चाहते हैं मेरे। नहीं तो जिसमें ये वॉइड प्रेजेंट होगा, हम क्या लिखवाए थे अभी टेट्राहेड्रल में, उस टाइप का लेयरिंग पैटर्न भी तो होना चाहिए श्रुति। तो उसमें ना बीसीसी में वैसा तो है ही नहीं है, वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता ही नहीं है। अब आगे पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा कि नहीं। अब हम चाहते हैं ना कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का सेपरेशन निकाले, सेपरेशन बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकालना चाहेंगे। एक तो ये काम करना चाहेंगे और दूसरा काम यहां करना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट कि कॉर्नर से कितना दूरी पे है टेट्राहेड्रल वॉइड। कॉर्नर से जो अभी बनाए थे, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कॉर्नर से कितना, इससे कितना दूरी पे मिलेगा वो भी निकालना चाहेंगे। तो मेरे भाई हम लिखना चाहेंगे, वो तो लिख दिए थे वैसे, वो डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे हम दिखलाए थे कि ये अगर बॉडी डायगोनल है, अगर ये बॉडी डायगोनल है माय डियर स्टूडेंट, तो ये बॉडी डायगोनल में यहाँ पे ये उसका मिड पॉइंट होगा, ये कॉर्नर एटम्स होंगे, ये कॉर्नर एटम्स होंगे, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और एक यहाँ पे मिड पॉइंट का आधा में होता है।
तो एक बॉडी डायगोनल में 2 होता है और ये बॉडी डायगोनल है तो इसका लेंथ टोटल √3a होगा। तो इसका मतलब कि कॉर्नर से ये √3a/4 डिस्टेंस पे हो गया। तो मेरे भाई हम लिखना चाहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट at √3/4a distance from corner atom, corner atom से वो √3a/4 डिस्टेंस पे होता है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब ना एक बात और करेंगे मेरे, अब एक बात करेंगे, ये जो होगा ना ये ऊपर से देखोगे तो कितना डिस्टेंस में आएगा, a/4 आएगा। उसी तरीके से दूसरे बॉडी डायगोनल भी होगा, उसमें भी कुछ a/4 डिस्टेंस में होगा। तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस a/2 होता है, a/2 होगा। तुम अच्छा से विजुअलाइज करना, तुम्हें दिख जाएगा कि a/2। इतना ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी हम बता दिए तुम्हें कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में कितना होता है मेरे भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन करके एंड करेंगे आज का लेक्चर को, जल्दी से फटाफट मेरे भाई। एटम्स ए जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे होता है और बी जो होता है, बी जो प्रेजेंस है एफसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो होता है वहां पर प्रेजेंट है। तो फाइंड करना है आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला, फाइंड करना है सिंपलेस्ट फॉर्मूला। कोई बताएगा जल्दी से? ए प्रेजेंट है ईच टेट्राहेड्रल वॉइड्स में और बी जहां पे एफसीसी के एटम्स होते थे वहां पर प्रेजेंट है। तो आप हमें जल्दी से फॉर्मूला बताएं मेरे में, किसका फॉर्मूला क्या बन करके आएगा, जल्दी से बताओ। आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। आ गया? जिसका आ जाएगा बताएगा जल्दी से। यस, श्रुति का जवाब सही है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितना होते हैं एफसीसी में 8 और एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 4। तो ए सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा गया है तो A2B हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से हमें चैट पे रिप्लाई कर दो समझ आया है कि नहीं आया आज का लेक्चर, और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। यस सर टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का सेपरेशन एक बार फिर से बता